नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और मित्रों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पर केबीसी एकेडमी के। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से ये हिंदी जो शब्द है वो आया है, तो जानते हैं हिंदी विषय के बारे में। देखिए बच्चों, हिंदी जो ये शब्द है ये ईरानियों की देन है। किसकी देन है? ईरानियों की। देखिए बच्चों, ये हमारा कुछ भारत देश है बेटा। इसको जब हमारा मान के चलिए 3500 ईसा पूर्व, मतलब बहुत पुरानी बात है, तो बेटा इस हमारे भारत देश को क्या कहा जाता था? आर्यवर्त। और आर्यवर्त क्षेत्र में, मतलब ये जो पूरा क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसको किस नाम से जाना जाता था? सिंध प्रांत। किस नाम से जाना जाता था? सिंध प्रांत। बेटा यहां पर एक देश था जिसका नाम था अरब, और इस अरब में ही एक छोटा सा राज्य मान लीजिए, वही उसका नाम क्या था? ईरान। तो हुआ क्या कि 500 ईसा पूर्व में ईरान नरेश, ईरान के राजा, अब ईरान के राजा कौन थे उस समय? नौशेरा। तो नौशेरा जी जब आर्यवर्त आगमन पर निकले, चूंकि उनकी अरबियों की या ईरानियों की जो मूल भाषा थी वो क्या थी? फारसी। और यहां जो भाषा चलती थी वो मूलतः मानी जाती है सिंधी, और सिंधी को ही उन्होंने क्या उच्चारित किया? हिंदी। क्योंकि जो फारसी वर्णमाला है उसमें शाह नाम का वर्ण उस समय नहीं हुआ करता था, और उन्होंने शाह को ही क्या उच्चारित किया? हाँ, इसी कारण एक शब्द निकल के आया हिंदी। और जहां ये जो ये सिंध प्रांत था, यही क्या कहलाया? हिंद। और जहां पर हिंदुओं का स्थान था, तो वही क्या कहलाया? हिंदुस्तान। तो हिंदी, हिंद और हिंदुस्तान तीनों ही किस भाषा के शब्द हैं? फारसी भाषा के। एग्जाम में 10 बार पूछा गया है कि हिंदी भाषा, जो हिंदी शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? तो आंसर क्या है? किसकी देन है? 500 ईसा पूर्व में कौन निकले थे? ईरान नरेश। और ईरान नरेश का नाम क्या था? नौशेरा। कोई डाउट यहां तक? अब देखिए बेटा, अब हम इसको अपने सब्जेक्ट की तरफ ले चलते हैं कि भैया सब्जेक्ट जो हमारा पूछता है कि हमसे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। तो इतना समझ में आया कि हिंदी जो शब्द है वो कहां से आया, कैसे बना। देखिए बेटा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी भाषा की जननी कौन है? जननी कौन है? तो बेटा इसका आंसर होता है संस्कृत। संस्कृत का संधि विच्छेद होता है समधन कृत। बेटा ये भाषा जो बनी है वो कैसे बनी है, इसका मूल जानिए। देखिए यहां पर जो ब्राह्मण और ब्राह्मणों की जाति क्या थी? नागर। किस जाति के थे? नागर। बेटा गुजरात में नागर जाति के क्या रहते थे? ब्राह्मण। और वो देवों के लिए अपने मंत्र या जो भी पंक्तियां समर्पित करते थे। इसी कारण संस्कृत भाषा की लिपि क्या कहलाई? देवनागरी। समझ गए कि ये देवनागरी कैसे आया? भैया ब्राह्मण किस जाति के थे? नागर। और देवों के लिए जो उनके समर्पित मंत्र या जो भी पंक्ति रहती थी वही क्या कहलाई? देवनागरी। अब वो किस भाषा में लिखी होंगी?
जिसका अर्थ क्या होता है, समधन कृत, सम मतलब समान। अब ये सामने ईश्वर की मूर्ति है और इसको मानकर जो मैं कृत मतलब लिखता गया वही क्या कहलाई, कोई डाउट? तो हिंदी भाषा की जननी कौन है? हमारे 2 क्वेश्चन पक्के हुए। अब देखिए हिंदी में जो हम बांटते हैं बेटा, हिंदी को 3 खंडों में बांटते हैं। देखिए हिंदी जो हमारी भाषा है उसको 3 खंडों में विषय के आधार पर कैसे बांटते हैं बेटा। एक होता है मेरा साहित्य, क्या होता है, साहित्य। और दूसरा होता है बेटा व्याकरण, और तीसरा होता है उत्पत्ति। अब मैंने आपको बताया कि हिंदी की उत्पत्ति कहां से हुई है, अर्थात जननी किससे हुई है, संस्कृत से। उत्पत्ति का अर्थ दूसरा क्या होता है, जन्म। तो हिंदी भाषा की जन्मदाता कौन है, संस्कृत भाषा। अब भैया जब मैं थोड़ी संस्कृत सीख गया या हिंदी सीख गया तो मैंने क्या लिख डाला, साहित्य। साहित्य बोले तो रामचरित मानस। भैया बहुत सारी किताबें हैं, अनंत किताबें हैं। पिक्चर की स्टोरी एक किताब से देख के लिख दी तो वही क्या कहलाया, साहित्य। उसके बाद व्याकरण, बेटा व्याकरण संधि विच्छेद के माध्यम से समझाता हूं। वे का अर्थ होता है भिन्न और आकरण का अर्थ होता है नियम, अर्थात भिन्न नियमों से बना संग्रह ही क्या कहलाया, व्याकरण। अब भैया एक दूसरे से भिन्न कैसे होंगे, देखिए व्याकरण में हम क्या पढ़ते हैं, संधि पढ़ते हैं, समास पढ़ते हैं, उपसर्ग पढ़ते हैं। तो ये एक दूसरे से भिन्न है कि नहीं है, अलग है कि नहीं है। तो इस जब नियमों को मैंने जोड़ दिया, एक संग्रह का रूप दिया, वही क्या कहलाया, कोई डाउट? अब देखिए यहां पर मान के चलिए कि तुलसीदास जी की भाषा क्या है, अवधि। अवधि, और एक तरफ लिखा बेटा अवधि। अब ये नियम मुझे किसने सिखाया, ध्यान देना बेटा, ये अवधि क्या हो गई, एक भाषा या बोली, कोई डाउट? और ये अवधि क्या हो गई, समय। अब भैया देखिए अगर किसी का उच्चारण ई का ई होता है तो उसी ने क्या लिख दिया, साहित्य। कि जैसे अगर मैंने कहा कि तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि भैया बंदऊ गुरुपद पद्म परागा सुरुच सुभाष सरिस अनुरागा। अब भैया अनुराग होता है प्रेम, तुलसीदास जी ने क्या लिखा, अनुरागा। तो अर्थ चेंज होगा क्या, अर्थ तो एक ही रहेगा, पर नियम मुझे कौन सिखाएगा, व्याकरण। तो भैया व्याकरण में अब ये जो मैंने लिखे हैं ना, ये जो होते हैं ये होते हैं भिन्नार्थक शब्द। क्या होते हैं, भिन्नार्थक शब्द। अब अवधि मतलब भाषा, अवधि मतलब समय। तो ये जो नियम है मुझे किसने सिखाया, व्याकरण। कोई डाउट? तो देखिए आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो व्याकरण से कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो हेडिंग बना लेंगे व्याकरण। नोट कर लीजिएगा आप लोग। बिल्कुल दिए जाएंगे एग्जाम्पल। देखो बच्चों, और इस व्याकरण में हम सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं चैप्टर संधि। देखिए बहुत सारी किताबों में लिखा है कि 2 वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है, संधि। भैया 2 वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा वही क्या कहलाएगा, संधि। बेटा मान के चलिए कि जैसे मैंने कहा विद धन अलय, विद्यालय 22 व्याकरण में
वेधन आकरण, एक उपसर्ग ये रहा और एक ये रहा, दो उपसर्ग हैं। ठीक है, अब इधर देखिए बेटा, यहां पर भी क्या निकल रहा है आ, और यहां पर भी क्या निकल रहा है आ। बनेगा तो ये विद्यालय, मैंने माना, पर क्या यहां पर अर्थ है क्या इस विद्या का? इसका अर्थ क्या होगा? विद्या। और इसका अर्थ क्या होगा? विद्या। और यहां आलय का अर्थ होता है घर। तो अर्थात दोनों तरफ मुझे क्या बिठाना है? समानता। यही नियम कौन सिखाता है? समधन धी। सम का अर्थ होता है समान, धे का अर्थ होता है धारण। समानता धारण करने के बाद जो विकार उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है? ठीक है कि नहीं? अब देखिए, सम का अर्थ क्या है यहां पर? समान, और ध का अर्थ होता है धारण। अब जैसे मैंने लिखा बेटा, कार धन अगर, कार धन अगार, तो बच्चे कहेंगे कारागार, मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। पर बेटा इस कार का अर्थ क्या ये वाला कार है क्या? इधर अर्थ हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि अर्थ होता है किसका? कारा का। कारा का अर्थ होता है कैदी, और आगार का अर्थ नहीं होता, आगार का अर्थ होता है गृह। तो कैदियों का जो गृह है वही क्या कहलाया? कैदी को कहां रखा जाता है? कारागार में। तो कहने का अर्थ क्या है कि दोनों तरफ समानता धारण कराना एवं दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वही क्या कहलाएगा? कोई डाउट? लिखेंगे इस चीज को। दो वर्णों के मिलने से, दो वर्णों के मिलने से, दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। लाइन चेंज करके लिखेंगे, दो शब्दों के बीच, दो शब्दों के बीच समानता धारण कराना ही, दो वर्णों के बीच समानता धारण कराना ही संधि कहलाता है। दो वर्णों के बीच समानता धारण कराना ही संधि कहलाता है। नोट कर लेंगे। देखिए अब आगे, देखो बेटा, संधि के होते हैं तीन भेद। कितने भेद होते हैं? तीन। बेटा पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है बच्चों विसर्ग संधि। देखिए बच्चों, अगर मैं बात करता हूं तो विसर्ग क्या होता है ये, अब सोच समझ के जवाब देना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी में मुख्य संधियों की संख्या कितनी है? एक। और कभी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के अलावा पढ़ा है क्या? अपवाद क्या है? अयोगवा, क्योंकि वो स्वर भी नहीं है और व्यंजन भी नहीं है। इसी कारण हिंदी की मुख्य संधियां कौन कौन सी हैं? स्वर और व्यंजन। कोई डाउट? जब स्वर का मेल स्वर के साथ होगा तो कौन सी संधि? जब व्यंजन का मेल स्वर के साथ या व्यंजन के साथ होगा तो? जब विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन के साथ होने पर जो विकार बनेगा वो विसर्ग संधि। कोई डाउट? तो हेडिंग बनाएंगे स्वर संधि।
स्वर संधि की परिभाषा लिखेंगे। स्वर का मेल स्वर के साथ होने पर, स्वर का मेल स्वर के साथ होने पर, स्वर का मेल स्वर के साथ होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, स्वर का मेल स्वर के साथ होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। देखिए अब कौन से। बेटा सबसे पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, और दीर्घ स्वर संधि में जो परिवर्तन या विकार होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं। आ ई उ, याद करिए वर्णमाला में आ ई उ ये क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। तो मुख्य दीर्घ स्वर ही क्या कहलाती है, दीर्घ स्वर संधि। अगला देखिए, अगली होती है बेटा गुण स्वर संधि। इसमें बनता है ए ओ और अर, ए ओ अर। उसके बाद देखिए तीसरी बनती है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में बेटा बनता है ए आओ। कोई डाउट? उसके बाद बेटा बनता है यण, और यण संधि के अंतर्गत जो विकार बनते हैं वो बनते हैं य व और र। य व र ल, ला भी बनता है पर ला बेटा हिंदी में नहीं माना जाता, ठीक है। उसके बाद आता है अयादि। अयादि में बनता है अय आय अव और आव। संधि क्या होता है, 2 वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है। तो भैया 2 वर्ण मिलेंगे तो यहां क्या बनेगा, आ ई और उ। यहां पे क्या बनेगा, ए ओ अर। यहां पर क्या बनेगा, ए और आओ। यहां पर क्या बनेगा, य व र। यहां पर क्या बनेगा, अय और आय और अव और आव। ये याद होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं, नोट कीजिए ना। हेडिंग बनाइएगा दीर्घ स्वर संधि। देखिए दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत जो सबसे पहला नियम हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं असंबंधी नियम। कौन सा, असंबंधी नियम। अब देखिए बेटा असंबंधी नियम कैसे बनता है कि देखिए बेटा छोटा आ और छोटा आ मिलकर क्या बनाएगा, मैंने लिखा नील धन अंबर, क्या बनाएगा, नीलांबर। कोई डाउट? उसके बाद बेटा छोटा आ और इधर लिया मैंने बड़ा आ, अब क्या बनाएगा, बड़ा आ। विकार तो यही बनेगा ना, बन रहा है कि नहीं, देखो यही विकार होता है। मैंने लिखा आम धन आशय, आमाशय। कोई डाउट? उसके बाद बड़ा आ और छोटा आ मिलकर क्या बनाएगा, बड़ा आ।
मैंने लिखा विद्या धन अर्थी, अर्थात विद्या को ग्रहण करने वाला। उसके बाद बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर क्या बनाएगा बच्चों, बड़ा आ। मैंने लिखा कारा धन आगार, कारागार, कैदी को रखने वाला स्थान ही क्या कहलाया, कारागार। अब देखिए बेटा, इसमें अंग संबंधी नियम बनता है, वो ध्यान से समझिए बेटा। आ और आ मिलके क्या बनाएगा, आ। बेटा यहां मैंने अंग, अंग, और यहां भी क्या हो जाएगा, अब ये अंग। जो यहां पर ये बिंदी आएगी जिसे हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार, तो तब ये आ और अंग मिलेगा तो क्या बनाएगा, अंग। देखिए कैसे, देह धन अंत देहांत। ऐसे ही बड़ा आ और अंग अब क्या बनाएगा, अंग। मैंने लिखा निशा धन अंत निशांत। कोई डाउट, नोट कीजिए। चलिए अगला नियम देखिए जरा इसका। बेटा अभी हमने किसका नियम सीखा, ये आ संबंधी नियम। अब देखते हैं बड़ी ई संबंधी नियम। देखिए बच्चों, ई संबंधी नियम इसी के तहत बनता है कि छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बनाएगी बच्चों, बड़ी ई। मैंने लिखा प्रतिधन इक, क्या बनेगा, प्रतीक। छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई। उसके बाद छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बनाएगी बच्चों, बड़ी ई। मैंने लिखा कपे धन ईश, बंदरों का जो ईश्वर है, ईश का अर्थ क्या होता है बच्चों, ईश्वर। उसके बाद बड़ी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई। मैंने लिखा मही धन इंद्र महींद्र। कोई डाउट। अगला बड़ी ई और बड़ी ई क्या बनाएगा बच्चों, बड़ी ई। रजनी धन ईश, क्या होगा, रजनीश। रजनी मतलब रात, रात का जो ईश्वर है अर्थात चंद्रमा, तो पर्यायवाची किसका हो गया ये, चंद्रमा का। नोट करिए इसको। ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपका संधि और समास पे कमांड आपकी अच्छी होगी, संधि समास पर, तो कैसा भी शब्द आ जाए अगर आप उसको तोड़ना जानते हैं अर्थात उसका विग्रह या विच्छेद करना जानते हैं तो उस शब्द का आपको अर्थ अपने आप आ जाएगा। पूरी हिंदी, मैं कहूं 50% हिंदी पूरी किस पे डिपेंड करती है, संधि और समास पे। अगर उनका आपको अच्छे से समझ में आ गया तो कैसा भी वो शब्द दे दे वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई डाउट, नोट करिए। अगला देखेंगे अब, नोट कर लिया।
बेटा अब कौन सा नियम आएगा इसमें, ऊ संबंधी नियम। बेटा छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनाएगा, बड़ा ऊ। मैंने लिखा बहु धन उपयोगी, बहुपयोगी अर्थात बहुत सारे कार्यों में उपयोग किया जाने वाला, बहुपयोगी। उसके बाद बेटा छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बनाएगा, बड़ा ऊ। मैंने कहा बहु मतलब बहुत, फिर मैंने लिखा ऊर्जा, क्या बनेगा, बहुऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा। उसके बाद बड़ा ऊ और छोटा ऊ, अब क्या बनेगा बच्चों, बड़ा ऊ। मैंने लिखा भू धन ऊपर, क्या होगा, भूपर अर्थात पृथ्वी से जो ऊपर है। उसके बाद बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ। मैंने लिखा वधु धन ऊर्जा, क्या बनेगा, वधूर्जा। ऐसे ही एक इसमें से आया था सरयू धन ऊर्मी। बेटा ऊर्मी का अर्थ क्या होता है, लहर। सरयू नदी की जो लहर है वही क्या कहलाई, सरयूर्मी। कोई डाउट, नोट कीजिए। बेटा दीर्घ समझ में आई। अब अगली कौन सी है, गुण स्वर संधि। बेटा गुण स्वर संधि के अंतर्गत, गुण स्वर संधि के अंतर्गत कौन से विकार बनते हैं, ए ओ और अर। अब देखिए ए संबंधी नियम हम समझ रहे हैं सबसे पहले। तो ए संबंधी नियम बेटा आ और ई मिलकर क्या बनाता है, ए। मैंने लिखा स्वधन इच्छा अर्थात मेरी जो स्वयं की क्या है, इच्छा है, चाहना है। उसके बाद आ और ई मिलकर क्या बनाएगा बच्चों, ए, क्योंकि विकार हमेशा क्या बनेगा, ए। मैंने लिखा महाधन इंद्र, क्या बनेगा, महेंद्र। कोई डाउट। उसके बाद आ और बड़ी ई, अब क्या बनेगा बच्चों, ए बनेगा तो ए। मैंने लिखा देवधन ईश, देवेश। उसके बाद बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर क्या बनाएगा, ए। मैंने लिखा महाधन ईश, महेश। ईश्वरों में जो महान है शंकर जी। कोई डाउट, नोट कीजिए। ऐसे ही इसमें बेटा एक आता है राकेश का संधि विच्छेद, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। राका धन ईश, कुछ लोगों ने कहा होगा कि राक धन ईश क्यों नहीं, तो बेटा राक का कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ किसका होता है, राका का। राका का अर्थ होता है रात्रि या रात। अब रात का जो ईश्वर है कौन है, चंद्रमा। तो पर्यायवाची किसका हुआ, ये चंद्रमा का। कोई डाउट, नोट कीजिए। देखिए ओ संबंधी नियम। तो देखिए बच्चे ओ संबंधी नियम के तहत विकार क्या बनते हैं, देखिए कि बेटा आ और ऊ मिलकर क्या बनाता है, ओ। मैंने कहा सर्वधन उपरे, सर्वधन उपरे क्या होगा, सर्वोपरि। कोई डाउट। उसके बाद बेटा आ और बड़ा ऊ, अब क्या बनाएगा, ओ, क्योंकि विकार तो हमेशा क्या बनेगा, ओ। देखिए मैंने लिखा शीतधन उष्ण अर्थात ठंडा और गर्म, शीतोष्ण। उसके बाद बड़ा आ
और छोटा ऊ मिलकर क्या बनाएगा, बड़ा ऊ, छोटा ऊ बनेगा ना। महाधन उत्सव, महोत्सव, अर्थात महान है जो उत्सव। उसके बाद बड़ा आ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बनाएगा बच्चों, ओ। मैंने कहा गंगाधन उर्मी, उर्मी क्या होता है बच्चों, लहर। गंगा नदी की लहर ही क्या कहलाई, गंगोर्मी। ऐसे ही संगम धन उर्मी क्या होगा, संगोर्मी। जैसे संगम धन उर्मी क्या होगा, संग मोर्मी, संगमोर्मी। यहीं पर तो आएगा ओ, संगोर्मी, संगमोर्मी, नोट कर लो। ये भी आपका दो संधियों में टूटता है। देखिए कैसे बेटा, सम धन गम तो क्या बन गया, संगम। तो इसमें क्या हो जाती है, व्यंजन हो जाती है। और संगम को बेटा जब वर्तनी शुद्ध के रूप में लिखते हैं तो संगम कैसे लिखा जाता है, ऐसे क ख ग घ अंगा अंग, तो ये अंग की बिंदी लग जाती है। ये गा का अनुस्वार क्या होता है, ये अंग। तो इसीलिए संगम कैसे लिखा जाता है, शुद्ध रूप से ऐसे। कोई डाउट? और भैया अगर मान के चलिए किसी ने लिखा संजय, अब शुद्ध कैसे लिखेगा व्यक्ति से, संजय, क्योंकि जा का अनुस्वार क्या होता है, च छ ज झ या, तो या क्या हो गया, अनुस्वार। अगली जो है वो है वृद्धि स्वर संधि। देखिए वृद्धि स्वर संधि में जो विकार बनता है वो क्या बनता है, ए और औ। तो सबसे पहला हम कौन सा सीख रहे हैं, ए संबंधी नियम। बेटा आ और ए मिलकर क्या बनाएगा, ए। मैंने लिखा लोक धन एशना, लो कैशना मतलब लोक की चाहना रखना, एशना का अर्थ होता है चाहना। उसके बाद बड़ा आ और छोटी ए, अब क्या बनेगा बच्चों, बड़ी ए। मैंने कहा सदा धन एव, सदैव, अर्थात सदा के लिए चलने वाला। उसके बाद छोटा आ और बड़ी ए मिलकर क्या बनाएगी बच्चों, ए। मैंने कहा देवधन ऐश्वर्य, देवैश्वर्य, अर्थात देवों का जो ऐश्वर्य है, तेज है। उसके बाद बड़ा आ और बड़ी ए मिलकर क्या बनाएगा बच्चों, बड़ी ए। मैंने लिखा महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर्य। समझ में आया ये, नोट कीजिए कैसे बनता है, समझिए। देखिए बेटा अब कौन सा नियम है, असंबंधी नियम। तो देखिए असंबंधी नियम में सबसे पहला मैंने कहा आ और ओ मिलके क्या बनता है, बढ़ाओ। मैंने कहा जलधन ओक क्या होगा, जलौक। ओक का अर्थ होता है गोद, जल की गोद में। उसके बाद बड़ा आ और छोटा ओ, अब क्या बनाएगा बच्चों, बढ़ाओ। मैंने कहा महाधन ओज, बेटा ओज का अर्थ होता है तेज, तो क्या होगा महोज, महान है जिसका तेज। अगला छोटा आ और बड़ा ओ मिलकर क्या बनाएगा, ओ। मैंने कहा देवधन औदार्य, क्या होगा, देवौदार्य। कोई डाउट? उसके बाद बड़ा आ और बड़ा ओ, अब क्या बनाएगा बच्चों, औ।
बनाएगा। मैंने कहा महाधन औषधि, महौषधि। कोई डाउट यहां तक? नोट कीजिए। के तहत बेटा दो अपवाद बनते हैं, तो अपवाद की भी चर्चा हम करेंगे, पहले नोट कर लीजिए इसे। देखिए बेटा, इसके जो अपवाद होते हैं, एक होता है प्रौढ़ और एक होता है अक्षौहिणी। अब याद रखिए, बच्चा क्या देखेगा कि डबल मात्रा आई, आंसर क्या हो गया? वृद्धि। पर वृद्धि नहीं होता है, होता क्या है इसका आंसर? गुण स्वर संधि। इसका आंसर क्या होगा दोनों का? गुण स्वर संधि। देखिए कैसे होगा बेटा, ये टूटती है प्रादन ऊढ़। ऊढ़ का अर्थ होता है बहना। देखिए अगर बेटा मैंने लिखा जल धन ऊढ़, क्या बनाएगा? जलोढ़। भैया जल के साथ बहने वाली मिट्टी को ही क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। तो देखिए प्राधन ऊढ़, अब आ और ऊ किस में मिलता था? गुण में, तो इसीलिए आंसर क्या है इसका? गुण स्वर संधि। और इसमें विकार क्या बन जाता है? ये ओ हो जाता है, प्रो नहीं बनता, बनता क्या है? प्रौढ़। ऐसे ही ये टूटता है अक्षधन ऊहनी। बेटा अक्ष मतलब व्यक्ति, अक्षौणी का अर्थ होता है बेटा सेना। क्या होता है? सेना। अर्थात अक्षौणी का अर्थ क्या होता है? सेना। अर्थात बेटा यहां पर ये अक्षौणी जो है वो महाभारत में बताई जाती है। तो महाभारत में अक्षौणी का अर्थ क्या होता है? सेना। कि भैया जिसमें 5000 रथ, 10,000 हाथी, 20,000 घोड़े, ये सब। अक्ष मतलब इंसान, और इंसानों का जो सहारा प्रदान करता है वही क्या कहलाता है? अक्षौणी। अब देखिए यहां पर आ और ऊ मिल रहा है, और आ और ऊ किस में मिलता था? गुण में मिलता था। तो भैया अब यहां पर ये दो मात्रा कैसे आ गई फिर? तो ये इसी बात के क्या होते हैं? अपवाद। कोई डाउट यहां तक? हाँ, ये दो ही अपवाद में होती हैं और अधिकतर ये पूछी जाती हैं। ये टेट में पूछी गई है और ये भी टेट में पूछी गई है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, दोनों ये पूछी गई हैं। और DSSB का भी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी अक्षौणी का संधि विच्छेद आया था। यही एग्जामिनर अब क्या पूछता है? अपवाद पूछता है। क्योंकि बच्चा क्या ट्रिक याद कर लेता है कि जहां दो मात्रा वहां वृद्धि, और जहां एक मात्रा वहां गुण। पर वहां वो क्या है? दो मात्रा हो गई यहां, तो आंसर क्या हो जाता है? वृद्धि। पर वृद्धि नहीं होता, आंसर क्या होगा? गुण स्वर संधि। यहां तक कोई डाउट? तो बाकी अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।